देखो, मोमेंटम है, मोमेंटम को सिंपल इम्पैक्ट के लिए पढ़ा जाता है कि फोर्स अप्लाई हुआ है, फोर्स से अगर कोई ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे तो उनके ऊपर इम्पैक्ट कितना होगा। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मास एंड वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट बना दें उसका, तो हमारे पास क्या मिलेगा? मोमेंटम। तो जो आपके पास मोमेंटम का सिंबल है दैट इज स्मॉल पी, ये जो आपके पास m है दैट इज द मास, v इज द वेलोसिटी, तो p इज इक्वल टू m इंटू वी आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंटम का। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे। देखो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, मास की होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की होते हैं मीटर पर सेकंड। तो एसआई जो यूनिट है एम की एस के अकॉर्डिंग वो तो क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसके अलावा हम सीजीएस की बात करेंगे दैट विल बिकम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, दैट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि अगर वो एक फास्ट मूविंग बॉल है, टेनिस बॉल, अगर वो हिट करती है तो क्या इम्पैक्ट होगा। और उसी हिसाब से अगर आप उतनी स्पीड के साथ या उतनी वेलोसिटी के साथ अगर आपके पास क्रिकेट बॉल टकराती है तो किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। सिमिलरली अगर आपके पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसको आप दीवार पे स्ट्राइक कराते हो, आपने फोर्स लगा के बहुत तेजी से फेंका, या आपने गन को फायर किया उसी वॉल पे, तो यहाँ पे सिर्फ साइज मैटर नहीं करेगा, यहाँ पर मैटर करेगा मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मास ज़्यादा तो मोमेंटम ज़्यादा। दूसरी तरफ वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी इज ऑल्सो ग्रेटर देन द मास विल बी ग्रेटर। बुलेट के केस में क्या हो रहा है? अब बुलेट की जो वेलोसिटी है दैट इज ग्रेटर, सेम साइज का स्टोन ले लो, सेम साइज के आप बुलेट ले लो, लेकिन यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसी का इम्पैक्ट होगा, और बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देखो, हमने टेबल जो टेनिस बॉल है और जो क्रिकेट बॉल है, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट, जो दोनों बॉल है आपस में उनका साइज सेम है, लेकिन उनका मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो क्रिकेट बॉल है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, इस वजह से जो उसका मास होगा वो भी क्या होगा? ग्रेटर होगा, और इससे जो मोमेंटम है वो भी ग्रेटर होगी, और मोमेंटम ग्रेटर होने से जो इम्पैक्ट है, ओके, वो भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा ग्रेटर। आई थिंक ये सब क्लियर होगा आपको। और याद क्या रखेंगे? जो मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी, मास आपके पास स्केलर होती है, वेलोसिटी आपके पास वेक्टर है, और स्केलर और वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट बिकम वेक्टर। तो मोमेंटम आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स चेंज इन वेलोसिटी, फोर्स चेंज इन मोमेंटम। देखो, फोर्स इम्प्लाइज टू चेंज इन वेलोसिटी, हमें पता है कि फोर्स लगा के हम वेलोसिटी के चेंज कर सकते हैं। फोर्स अप्लाई करने से मोमेंटम भी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी चेंज करें तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ओके, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि फोर्स लगाने से मोमेंटम चेंज हो रहा है। एवर पुश्ड अ कार विद द डेड बैटरी, हाउ डज द कार स्पीड चेंजेस विद द मोर पीपल पुश द कार, एंड व्हाट इफ दे पुश फॉर द लॉन्गर। Momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force but also by the time during which the force is exerted. मोमेंटम सिर्फ जो फोर्स है उस पर डिपेंड नहीं करता, एक तरीके से कितने टाइम तक वो फोर्स लग रही है उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब देखें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो लॉ है उसने मोमेंटम के बारे में बात की। फर्स्ट लॉ में उन्होंने इनर्शिया को कंसेप्ट लेके बात की, सेकंड लॉ में मोमेंटम की बात की, तो इसलिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए आपको मोमेंटम के बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन दी गई।
अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, देखो हर लॉ की स्टेटमेंट आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेगी, वो भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट्स स्टेटेड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो भी चेंज करता है ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। यानी मोमेंटम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जो जो टर्म वो बता रहे हैं उसको हम मैथमेटिकली पुट अप करते हैं। फॉर ए ऑब्जेक्ट मास m इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी v। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपके पास क्या गिवन है, m गिवन है, और वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसको हमने मान लिया u। तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम p1 हम बताएंगे तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी mu। इट इज क्लियर। नाउ द ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड टू द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है v इन द टाइम t। ठीक है, v आपके पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी कि t टाइम में उसने इतनी वेलोसिटी अचीव कर ली। ठीक है, एंड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स, उस पे जो फोर्स है वो भी कांस्टेंट लग रही है, मास तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल के लिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल के लिए इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल के लिए फाइनल। अब लो में उसने क्या बात की थी, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज क्या होता है, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल वेलोसिटी और फाइनल मोमेंटम है क्या आपके पास p2, इनिशियल क्या है p1, p2 की वैल्यू क्या थी mv, माइनस p1 की वैल्यू क्या है mu। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, m को कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा ब्रैकेट में v माइनस यू। अब बात क्या की थी, वहीं आ जाएंगे लो पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और रेट किसके रिस्पेक्ट में होता है, हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डेल्टा p ये क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये रिप्रेजेंट करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि मोमेंटम चेंज तो हो रहा है लेकिन जब हमने रेट लगा दिया तो रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो मोमेंटम को टाइम से जस्ट डिवाइड कर दो। सिमिलरली हमने ये बताया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दी, v माइनस यू अपॉन टी, ये आपके पास क्या होता है एक्सेलरेशन, k को हमने क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, दिस इज द कांस्टेंट, फॉर्मूला क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अभी इसकी यूनिट लगा लेते हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए बताया, मास की यूनिट होती है किलोग्राम बेटा। ओके, एक्सेलरेशन की क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपके पास फोर्स की यूनिट ये नहीं हो जानी चाहिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को ही क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है, जिसका सिंबल क्या होता है कैपिटल एन। अब देखते हैं इसकी सीजीएस यूनिट निकाल लेते हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास की सीजीएस यूनिट होती है ग्राम, एक्सेलरेशन की क्या होती है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स। इसी को ही तो हम डायन बोलते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है स्मॉल डी वाई एन। ओके, ये चीज याद रखना, क्वेश्चन भी आ सकता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डायन। इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके पास 100। तो इस तरह से जब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 की पावर 5, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू यूज हो सकती है, अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए कि आया कैसे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, अ कांस्टेंट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट m, मास इज गिवन 5 kg, तो हम गिवन लिख लेंगे m इज इक्वल टू 5 kg, फॉर द ड्यूरेशन टाइम इज गिवन 2 सेकेंड। ओके,
इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी बेटा 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 7 मीटर पर सेकेंड। बोलते हैं कि अप्लाइड फोर्स निकालो। आपको पता है F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी होता है। ओके, ये क्या हो गया 5, ये हो जाएगा 7 माइनस 3, ये हो जाएगा 2। तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 न्यूटन। इतने सिंपल से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। सबसे पहले आप गिवन लिख लो, फिर फॉर्मूला यूज लिख लो, फिर उसके बाद आंसर निकालो, दैट मस्ट बी इन द प्रॉपर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, which would require a greater force accelerating a object 2 kg mass at 5 meter per second square or 4 meter per second और 4 kg mass at 2 meter per second। ये कह रहे हैं इस केस में कौन सी फोर्स ज्यादा लग रही है, ये या फिर ये। तो इस सिचुएशन में आप ये सिचुएशन से फोर्स निकाल लो, ये सिचुएशन से फोर्स निकाल लो। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 2 kg, ये आपके पास 5 आ गया 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। F1 आ गया फोर्स 1। इसी तरह फोर्स 2 निकाल लेते हैं। मास गिवन आपके पास 4 kg, वेलोसिटी गिवन है 2, एक्सेलरेशन गिवन है 2, ये आ गया 8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो रहा है, कौन ज्यादा है भाई, F1 ज्यादा है F2 से, एज सिंपल एज दैट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर and it takes 4 seconds to stop after the brake has applied। तो यहाँ में हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी गिवन है, ये देखिए वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, यू आपके पास हो गया 108 किलोमीटर पर आवर। ओके, कह रहे कि 4 सेकंड लगे हैं, टाइम हमारे पास 4 सेकंड है, और स्टॉप आफ्टर द ब्रेक हैज अप्लाइड, यानी ऑब्जेक्ट रुक गया, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0। फोर्स कैलकुलेट करनी है। मास ऑफ द पैसेंजर कितना है आपके पास 1000 kg। तो यहाँ देखिए किलोमीटर पर आवर गिवन है, इसको मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फोर्स क्या होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, इसको लिख सकते हैं एम वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपके पास है 1000, वेलोसिटी आपके पास है 0 माइनस 108 अपॉन 18 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। तो एक तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 माइनस 108 अपॉन 4 इंटू 18 इंटू 5। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर दो, करके आपके पास आ जाएगा -7500 न्यूटन। तो बेटा आप देख सकते हैं जो फोर्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर दी है, कि जब हम कार के ब्रेक लगाते हैं तो कितनी फोर्स एक्सर्ट की गई, और यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या लग रही होगी, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में ला रहे हैं दैट मीन्स फोर्स क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स ही अप्लाई हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, ताकि जो मोशन है वो डिक्रीज हो जाए और ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आ जाए।